प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की करेंगे समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। चीन समेत कई देशों में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई आपात बैठक। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण पर जताई चिंता। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चीन से कोविड डेटा साझा करने के साथ साथ कोविड की सही स्थिति और सही आंकड़े मुहैया कराने के लिए कहा। जर्मन सरकार ने की बायोएनटेक कोविड-19 टीकों का अपना पहला खेप चीन भेजने की पुष्टि। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पारित कराने के लिए रखेंगे पटल पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, रूस के साथ सिर्फ शांति का मतलब अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। उत्तर भारत में बढ़ा ठंड का प्रकोप। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार। रेल यातायात भी बाधित। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोविड-19 की स्थिति से मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा भी होगी। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना की ताजा स्थिति के विषय में अवगत कराया जाएगा। चीन समेत कुछ देशों में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोविड से एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में लंबे समय के बाद कोरोना से किसी मरीज की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 नए मामले आए और एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण दर 0.19% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2642 कोरोना टेस्ट किए गए और 8 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य में कोविड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। वहीं राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए कहा गया। चीन में फैल रहे कोरोना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने बुधवार को एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोधित डेटा को साझा करने के लिए कहा। डब्ल्यूएचओ प्रमुख घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संक्रमण के दीर्घकालिक परिणामों से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में समझने के लिए सही डेटा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से आंकड़ों को साझा करने का अनुरोध किया। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि जमीन पर स्थिति का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यूएचओ को रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती और गहन देखभाल इकाइयों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease.
In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country, and we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. और अब बात ठंड की। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान में जहां एक तरफ लगातार कमी दर्ज हो रही है, वहीं ठंड के साथ ही कोहरे का असर भी दिखना शुरू हो गया। अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी। देश के कई राज्यों में आज सुबह ठंड के साथ सड़कों पर कोहरे की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दी। लोग अपने वाहनों की लाइट के साथ इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आए। उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। ठंड के प्रकोप के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक झेल रहे हैं। लखनऊ में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात हैं, जिस वजह से सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां नजर आ रही हैं। घने कोहरे की चादर ने लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों को भी ढक रखा है, जिस वजह से सुबह के समय इन्हें देख पाना मुश्किल हो गया। वहीं कई जिलों में अधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं अन्य 30 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं कानपुर में तापमान 5, प्रयागराज में 7, झांसी में 8, इटावा में 8 डिग्री, शाहजहांपुर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया है। साल 2021-2022 में 2,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। एमएसपी पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी। अब 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौरान देश के हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान सारा देश और सारी चीज़ें बंद थीं, लेकिन देश के हर गरीब आदमी को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का इस पर व्यय हुआ। कृषि मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में अच्छा काम कर रही है। वन नेशन वन कार्ड से लोगों को लाभ मिला। वहीं चीनी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह जनहित में बहुत अच्छे से रिफॉर्म करके काम कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड को जिस प्रकार से पोर्टेबिलिटी प्रदान की है, बहुत ही उत्तम है और इसका लाभ पूरे
क्षेत्र को निश्चित रूप से मिल रहा है। चीनी के निर्यात की दृष्टि से भी मैंने बताया कि हम लोग सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं और पिछले इस वर्ष जो है 110 मिलियन टन चीनी का निर्यात हुआ है। खबर पंजाब से, जहां बीएसएफ को आज फिर कामयाबी हाथ लगी। तरनतारन में बीती रात 8 बजे भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। आज तड़के जवानों ने ये ड्रोन फार्म 3 से बरामद कर लिया। बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी है। और बात स्टार्टअप चैंपियंस की। तो स्टार्टअप चैंपियंस में आज बात करते हैं चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को लेकर, जो स्पेस सेक्टर में काम करता है। स्टार्टअप देश में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाता है। स्पेस सेक्टर में काम करने वाला अग्निकुल कॉस्मोस पहला स्टार्टअप था जिसने इसरो के साथ MOU साइन किया था। स्टार्टअप को साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में जाना और वहां रहकर काम करना किसी के लिए भी अधिक मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस इसी सोच ने अग्निकुल को जन्म दिया। अग्निकुल IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेट एक ऐसा स्टार्टअप है जो देश में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाता है। इस तरह का काम करने वाला ये भारत का पहला स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस सेक्टर में काम करते हैं। उसमें हम लॉन्च व्हीकल्स बन रहे हैं जो छोटे सैटेलाइटों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालने का उसकी पावर है। हमारा पहला प्रोडक्ट का नाम अग्निबाण है, जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। दे आर पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स। ये तो छोटे सैटेलाइटों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालने का इसमें पावर है। ये कंप्लीट व्हीकल शुरू से अंत तक इंडिया में ही बन रहे हैं हम। 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और IIT मद्रास के प्रोफेसर SR चक्रवर्ती द्वारा स्थापित अग्निकुल पहला स्पेस टेक स्टार्टअप था जिसने अंतरिक्ष पहल के तहत इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अग्निकुल कॉस्मोस कमर्शियल स्पेस मिशनों में उपयोग के लिए छोटे लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रहा है जो वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार का ध्यान आकर्षित करेगा। 2017 में मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा था US में। उसी समय मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि छोटे सैटेलाइटों का स्पेस जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया आके एक छोटा रॉकेट बनाऊंगा, उसमें से ऑन डिमांड लॉन्च सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने वापस आया भारत को। हमारा विजन ये है कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन शुड बी सुपर इजी। जैसे आजकल ओला उबर के साथ से ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, इसी तरह अग्निकुल के प्रोडक्ट्स के साथ स्पेस जाने भी बहुत आसान होना चाहिए। ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा अग्निकुल से जुड़े हुए हैं जो स्पेस सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप में 60 से अधिक लोगों की उत्साही टीम है जिसमें रॉकेट साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोग्रामर, वकील और कई दूसरे लोग शामिल हैं जो अंतरिक्ष तक सभी की पहुंच को आसान बनाना पसंद करते हैं। स्टार्टअप के साथ जुड़े लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ इसमें काम करते हैं। ये जो फैसिलिटी है रॉकेट फैक्ट्री 1 इसका नाम है। यहाँ पे हमारा इंजन हम लोग का 3D प्रिंटेड है, तो वो पाउडर से लेके फुल असेंबली स्टेज तक यहाँ पे बनाया जाता है। वो 3D प्रिंट होता है, मशीन होता है और उसके बाद असेंबली तक भी पूरा जाता है। तो ये पूरी फैक्ट्री में एक प्लेस में हम एंटायर इंजन असेंबली तक पा सकते हैं। अग्निकुल एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो माइक्रो और नैनो सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और लॉन्च करता है। ये स्टार्टअप अंतरिक्ष उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने के साथ वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी और उपस्थिति को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज़ पर, रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर।
और आइए रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके रुकने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनका व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद वहां के बेहद खराब हालात और मानवीय हालात पर चर्चा हुई। इस अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों का एक पदक भेंट किया। जेलेंस्की ने मदद की अमेरिकी कांग्रेस और नागरिकों को उनके समर्थन के लिए सभी यूक्रेनी नागरिकों की तरफ से धन्यवाद दिया। इसी के साथ रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता देने का भी ऐलान किया। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को करीबन 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी के लिए धन मुहैया कराएगा। वहीं अमेरिकी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों ने संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। संयुक्त बयान जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों और अन्य की मदद से यूक्रेन को युद्ध के मैदान के साथ रूस के साथ वार्ता में भी सफलता हासिल होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वार्ता का फोकस यूक्रेन को मजबूत करना था। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की की अगर मैं बात करूं तो यूएस कांग्रेस को भी संबोधित किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जेलेंस्की के इस जज्बे का मौजूद सदस्यों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन किया। जेलेंस्की ने कहा कि इस लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि उन्हें कुछ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस युद्ध में जीत हासिल होगी क्योंकि वे एकजुट हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि पश्चिम समर्थित यूक्रेन में रूस अपनी सैन्य क्षमता का विकास करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि रूस अपने परमाणु शस्त्रागार की लड़ाकू तैयारी को बढ़ाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की विस्तारित बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी को बनाए रखने और इसे विकसित करने का आदेश दिया। पुतिन ने नई जुरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इसका दुनिया में कोई समकक्ष नहीं। रूसी सैनिक जनवरी से जुरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पुतिन ने कहा कि रूस के सामरिक परमाणु बलों में आधुनिक हथियारों का स्तर 91% से अधिक है और हम सामरिक बलों को नवीनतम हथियार प्रणालियों से लैस करने के लिए अपनी सभी योजनाओं को पूरा करेंगे। खबर इजराइल से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही फिर से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को देर रात इस बारे में सूचना दी। नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए मिले वक्त के खत्म होने से 20 मिनट पहले ही उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन के लिए जारी वार्ता के 38 दिनों बाद नेतन्याहू को सरकार बनाने में कामयाबी मिली। नेतन्याहू के ऐलान के बाद अब एक बार फिर इजराइल की सत्ता पर दक्षिणपंथी पार्टी काबिज होने जा रही है। खबर अफगानिस्तान से, जहां तालिबान ने महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा के रूप में देखा जा रहा है। कल अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों और महिलाओं के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाने पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने तालिबान के इस आदेश की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महिलाओं और लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी लड़कियों की विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की तालिबान के फैसले की आलोचना की। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक ने भी कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के भविष्य को नष्ट करते हुए अपने देश के भविष्य को नष्ट करने का फैसला किया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव लाया गया, जिसमें म्यांमार की सेना जुंता से तुरंत हिंसा रोकने और हिरासत में रखे गए लोगों को छोड़ने की मांग की गई। प्रस्ताव में म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सूची और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को छोड़ने का भी अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव पर यूएनएससी के 12 सदस्यों ने हाँ में वोट किया। वहीं भारत, रूस और चीन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। खबर कोलंबिया से, जहां के बैरनकुला शहर में बुधवार को एक तेल टैंक में आग लग गई। इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जिसकी पहचान 53 वर्षीय जेवियर सोलानो के रूप में हुई। अधिकारियों का कहना है कि दमकल कर्मी टैंक में मौजूद ईंधन के पूरे जलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे। टैंक के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए बैरनकुला के बंदरगाह पर परिचालन को भी रोक दिया गया। रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से ढाका में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक बांग्लादेश ने 2 विकेट गंवाकर 82 रन बना लिए। बांग्लादेश का पहला विकेट जाकिर हुसैन के रूप में गिरा, जिन्हें 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच कराया। जाकिर के आउट होने के बाद नजमुल हुसैन भी पवेलियन लौट गए। इस मैच में टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगी। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही देखने को मिल सकता है और आज के मुकाबले में कुलदीप यादव की जगह जयदेव उनादकट को मौका दिया गया। टीम इंडिया चटगांव में पहला टेस्ट जीतने के बाद सीरीज को 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर आगे बढ़ना चाहेगी। अब भारतीय टीम की नज़र बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर है। वहीं बांग्लादेश की नज़र इस मैच को जीतकर सीरीज पर बराबरी करने पर टिकी है। पंजाब की सुविधा भगत और मध्य प्रदेश की राधा पाटीदार ने 6वें एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम वर्ग में सविधा ने झारखंड की चंदू को 5-0 से हराकर स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं राधा ने 52 किलोग्राम वर्ग में हिमाचल प्रदेश की ऋतु को शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भोपाल में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में 12 विभिन्न वर्गों में देश भर से 302 महिला मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं। चाहे आप सुबह की सैर पर हों या फिर शाम की सैर पर, कुछ समय निकालें, एक किताब चुनें और लिखित शब्दों में खुद को खो दें, क्योंकि मुंबई में एक अनूठी पहल शुरू हुई है जिसे गार्डन लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के साथ साथ लोगों में पढ़ने की जो आदतें हैं उसे प्रोत्साहित करना है। इस नई सुविधा से प्रकृति की गोद में किताबें पढ़ने और सीखने के लिए बच्चों के प्यार को फिर से किताबों के प्रति जगाने की उम्मीद मिली है। आज की पीढ़ी के कई छात्रों ने किताबों को वर्चुअली स्क्रीन से बदल दिया है। सिर्फ एक क्लिक से सारी सूचना अब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे समय में बृहन मुंबई नगर निगम ने गैर लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर किताबों में छात्रों की रुचि को फिर से जगाने और उन्हें पर्यावरण से जोड़ने के लिए 15 गार्डन लाइब्रेरियों की शुरुआत की है। ये है कांदिवली में स्थित ड्रीम पार्क गार्डन लाइब्रेरी। ये उद्यान 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसमें जहां कई फूलों के गार्डन हैं, वहीं एक गार्डन है किताबों का। बच्चों के बौद्धिक और समग्र विकास के लिए यहाँ प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी, ऐतिहासिक पुस्तकें, प्रकृति और स्वस्थ जीवन शैली पर पढ़ने की पुस्तकें मौजूद हैं। यहाँ साहित्य से लेकर आत्मकथाओं और विज्ञान की 1000 से अधिक पुस्तकों को रखने के लिए कांच की अलमारियां स्थापित की गई हैं। जो 24 गार्डन है जिसमें ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर्स है, गजेबो है, रूम्स है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये मुंबई महानगर पालिका की कोशिश रहती है। उस जरिए हम लोगों ने गार्डन डिपार्टमेंट के जरिए ये कोशिश किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए। कोरोना के बाद बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन के वजह से मोबाइल के ऊपर काफ़ी ये हो गया था और गैजेट्स पे वो डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए वापस उनको नेचर के साथ जोड़ने के लिए, किताबों के साथ जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है।
इस गार्डन लाइब्रेरी का उद्देश्य किताबों के भूले हुए प्यार को पुनः प्राप्त करना है और पाठकों को उनके फोन, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ समय के लिए दूर करना है। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज के बच्चे आने लगे, उनको पता चलने लगा यहाँ बुक्स है, तो काफ़ी सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, सब टाइप की बुक्स अवेलेबल है। फिक्शनल है, हिस्ट्री है, चिल्ड्रंस बुक भी बहुत सारे हैं। तो लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हमने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया ताकि लोगों को स्टडी ग्रुप बना सके और साथ में पढ़ाई कर सके। लोग कहीं कहीं किताब बाहर लेके पेड़ों के नीचे आके भी बैठते हैं। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब किताबों और पढ़ने की बात आती है तो ये मुफ्त पुस्तकालय भी शहर की परियों की कहानियों में से एक है। वो बच्चे जो किसी कारणवश घर पर पढ़ाई नहीं कर सकते या महंगी किताबें खरीदने का जिनके पास पैसा नहीं है, वो बड़ी संख्या में अपनी पढ़ाई के लिए इन पुस्तकालयों में आ रहे हैं। अच्छी चीज़ है ये, मतलब एकदम ग्रीनरी के साइड में ऐसा बच्चे आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो पढ़ सकते हैं ऐसा। अभी तो बेसिकली सिलेबस सब बुक्स में ही है, तो बुक्स में ही पढ़ता हूँ। जब ऑनलाइन चालू था तभी हाँ बुक फ़ोन में वगैरह चलता था। पहले बहुत सुना था, दिल्ली जैसे शहरों में सुना था, पर मुंबई में अभी हम जहाँ पे घूमने आते हैं वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, इधर अच्छा लग रहा है, क्या नेचर के नीचे आ रहे हैं इसलिए थोड़ा गार्डन में, तो अच्छा लग रहा है। इसे कॉलेज से फ्री टाइम निकाल के हम आते हैं इधर, तो अपना होमवर्क, क्लास वर्क या फिर स्टडी टाइम इधर देते हैं हम लोग। बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं स्टडीज़ के लिए जगह ढूंढ रहा था पहले, तो थोड़ा सा इशू होता था घर में, तो अभी यहाँ पर मिल गया। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, तब से मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए अच्छी जगह मिल रही है और बैठने के लिए थोड़ा सा चेयर भी है, नहीं तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल सारा फ्री है, कुछ भी पेड वगैरह कुछ नहीं। और आपको रिलैक्स होना है तो वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। आप सुबह से शाम कभी भी आके पढ़ सकते हैं। और एक और फ़ायदा है इस जो लाइब्रेरी का कि यहाँ पर बुक्स, अभी यूपीएससी वगैरह के जो बुक्स है बहुत महंगे आते। और लोगों को क्यों चाहिए थे 1 साल 2 साल के लिए, और इतने महंगे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ये इनिशिएटिव अच्छा है कि यहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं। वो जो भी बहुत महंगे बुक्स है वो अफोर्ड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग आए और सब लोग अपना यहाँ पर आके एक योगदान दिए और पढ़ें। उद्यान पुस्तकालय एक सराहनीय प्रयास है जो बच्चों को अपनी आयु वर्ग के लोगों के साथ पुस्तकों पर चर्चा करने का एक सुलभ अवसर प्रदान कर रहा है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इजाजत, नमस्कार।